He quite successfully recreated the mood and the manner of Devdasis of early 20th century. उन्होंने 20वीं सदी में तमिलनाडु की ओर चल रही एक प्रथा थी, देवदासी प्रथा के ऊपर जो उपन्यास लिखा तिलाना महाबल, सटीक लिखा। ही वॉज एन अमेजिंग एक्टर, वह एक आश्चर्यजनक एक्टर भी थे। ही नेवर एस्पायर्ड टू द लीड रोल, वह कभी भी मुख्य भूमिका नहीं निभाए। बट वट एवर सब्सिडी रोल ही प्लेड इन एनी ऑफ द फिल्म, लेकिन जब कभी वह किसी भी फिल्म में सैड रोल निभाए, ही परफॉर्म बेटर देन द सपोज मैन प्लेयर्स, तो वह उस फिल्म के मुख्य कलाकार से भी अच्छा करके दिखाए। ही हैड ए जेन्युइन लव फॉर एनीवन ही केम अक्रॉस, जो भी उनके पास से आता उनसे वो बहुत ही अच्छा प्रेम से व्यवहार करते थे। एंड हिज हाउस वॉज ए परमानेंट रेसिडेंस ऑफ डजन्स ऑफ नियर एंड फार रिलेशन एंड एक्वाटेंस, उनका घर जो था उनके रिश्तेदारों का, दूर के और नज़दीक के रिश्तेदारों का दर्जनों लोगों का एक अस्थायी निवास था। It seemed against Subbu's nature to be even conscious that he was feeding and supporting so many of them. यह सुब्बू के स्वभाव के खिलाफ था कि वह उनसे जान पहचान वाले लोगों का कभी कोई खिलाए नहीं अथवा उसको सपोर्ट न करे, ऐसा वो कभी नहीं चाहते थे। Such a charitable and improved man yet had enemies, ऐसे दानवीर और अच्छे व्यक्ति के भी उस जर्मनी स्टूडियो में दुश्मन थे। Was it because it seemed so close and intimate with the boss? हो सकता है कि इसके पीछे कारण रहा हो कि वो बॉस के बहुत ही क्लोज और घनिष्ठ थे। इंटीमेट मतलब घनिष्ठ। और was it his general demeanor that resembled to sycophants? अथवा यह भी हो सकता है कि वह चापलूसी बात करने में बड़ा माहिर थे। डेमनर मतलब व्यवहार, रिसेंबल मतलब एक जैसा, साइकोफेंट मतलब चापलूसी। तो सही बच्चे ध्यान दे रहे हैं। डेमनर मतलब व्यवहार, रिसेंबल मतलब एक जैसा, साइको मतलब चापलूसी। और हिज रीडिंगनेस टू से नाइस थिंग्स अबाउट एवरीथिंग, अथवा हो सकता है कि वह हाजिर जवाबी हो, इसलिए कुछ लोग जलते हों, उसके दुश्मन हो। इन एनी केस, कोई भी कारण रहा हो, देयर वॉज ए मैन इन द मेकअप डिपार्टमेंट, यह जो मेकअप डिपार्टमेंट का ऑफिस बॉय था, हु वुड विश द डाइस थिंग फॉर सुब्बू, जिसके लिए सुब्बू एक बहुत ही शुष्क और निरस व्यक्ति माना जाता था। यू सॉ सुब्बू ऑलवेज विद द बॉस, आप हमेशा सुब्बू को बॉस के साथ देखिएगा। बट इन द अटेंडेंस रोल ही वॉज ग्रुप अंडर डिपार्टमेंट कॉल्ड स्टोरी डिपार्टमेंट, लेकिन अटेंडेंस की जहाँ तक बात होती है, उपस्थिति की बात जहाँ तक बात होती है, वह उस डिपार्टमेंट में उसकी अटेंडेंस बनती है जिस डिपार्टमेंट का नाम है स्टोरी डिपार्टमेंट। स्टोरी डिपार्टमेंट कॉम्प्रोमाइजिंग लॉयर्स एंड असेंबली द राइटर्स रिपोर्ट्स, और स्टोरी डिपार्टमेंट जो था वहाँ पर एक वकील तथा बहुत सारे वकील, लेखक और कवि लोग वहाँ रहा करते थे। एक वकील और बहुत सारे कवि और लेखक। The lawyer was also officially known as legal advisor, उस वकील को कानूनी सलाहकार भी कहा जाता था। But everybody referred to him as the opposite, लेकिन सारे लेखक और कवि उससे अपने आप को विपरीत ही मानते थे। An extremely talented actress was also extremely temperamental. एक बार बहुत ही प्रतिभाशाली हीरोइन जो थोड़ा सा गुस्सैल थी, once blew over his on the set, एक बार क्या हुआ कि सेट के दौरान, शूटिंग के दौरान सेट पर वह गुस्सा गई। blew over मतलब गुस्सा जाना। While everyone stood stunned, जब सब लोग वहाँ पर शांत थे, the lawyer quietly switched on the recording equipment, वकील जो था वह रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट को चुपके से स्विच ऑन कर दिया। When the actress paused for the breath, जब हीरोइन जो है का गुस्सा शांत हुआ, the lawyer said to her, वकील ने उससे कहा, 1 minute प्लीज, 1 मिनट इधर आइएगा।
and played back the recording, और वो recording को playback कर दिया. There was nothing incriminating and unmentionably foul about the actress tried against the producer. हीरोइन किसी भी प्रोड्यूसर के खिलाफ कोई इनक्रिमेटिंग और अनमेंशनली यानी कि विभेदपूर्ण अथवा न बोले जाने योग्य बात कोई नहीं बोली. बट लेकिन when she heard her voice again through the sound equipment, लेकिन अपने ही आवाज़ को इस प्रकार से आवाज़ साउंड इक्विपमेंट में सुनने के बाद सी was struck dumb, वह गूंगी सी रह गई. struck dumb का मतलब गूंगा रहना, और प्यारे बच्चों इनक्रिमेटिंग का मतलब कि भेदभावपूर्ण, और अनमेंशनली का मतलब जो बोला ना जा सके. बट व्हेन शी हियर जो हो गया. ए गर्ल फ्रॉम द कंट्री साइड, एक हीरोइन एक लड़की जो छोटे शहर से आई थी. शी हैड नॉट गॉन थ्रू ऑल द स्टेज ऑफ वर्ल्डली एक्सपीरियंस. वर्ल्डली एक्सपीरियंस का मतलब होता है राजनीति. वह यहाँ की राजनीति को नहीं जानती थी. एंड जनरली परसीव्ड ए पोजीशन ऑफ इम्पोर्टेंस एंड सफिकेशन, और अपने स्थान को ज़्यादा महत्व देती थी, अपने आप को ज़्यादा आधुनिक समझती थी. दैट शी हैड फाउंड हरसेल्फ कैटापुल्ट इनटू, जिसके वजह से वह इस प्रकार के परेशानी में फंस गई. शी नेवर क्वाइट रिकवर फ्रॉम द टेरर शी फेल्ट दैट डे. उस दिन जो वह डर अपने आप में प्राप्त की थी, उसका कभी भी वह क्षतिपूर्ति अपने आप में नहीं कर पाई. एंड दैट वाज द एंड ऑफ द ब्रीफ एंड ब्रिलियंट एक्टिंग कैरियर. और इस प्रकार से उसका संक्षिप्त लेकिन चमकता हुआ एक्टिंग कैरियर उस हीरोइन का समाप्त हो गया. द लीगल एडवाइजर हु वाज आल्सो ए मेंबर ऑफ स्टेट डिपार्टमेंट, वकील जो था वह भी स्टेट डिपार्टमेंट का एक सदस्य हुआ करता था. हैड अनविटिंगली ब्राउट अबाउट द सैड, उसकी भी एक जो है दुखद कहानी की अंत हुई. While every other member of the department wore a kind of uniform, उस डिपार्टमेंट के प्रत्येक व्यक्ति एक खास प्रकार के यूनिफॉर्म पहनते थे, जैसे कि खादी धोती थे, स्लाइटली ओवरसाइज एंड प्लस में कलर व्हाइट खादी शर्ट. खादी धोती और ढीला ढाला टेलर से सिलवाया हुआ खादी शर्ट ये लोग पहनते थे. The legal advisor wore pant and tie and sometimes a coat that looked like coat of mail. और जो वकील जो था कोट टाई पैंट पहनता था, और कोट ऐसा पहनता था जैसे कि मानो बाहर से मंगवाया गया हो. Often he looked alone and helpless. प्रायः वह जो वकील था वह हमेशा अकेला और असहाय दिखता था. A man of cold logic in the crowd of dreamers. वो वकील जो है वह ठंडा तर्क रखता था स्वप्न देखने वाले लोगों की भीड़ में. मतलब कि बच्चों लेखक और कवि जो होते हैं वो स्वप्नशील होते हैं, यानी कि कल्पना करते हैं बहुत ज़्यादा कि ये से हुआ वैसे हुआ, कहानी कविता लिखते हैं कल्पना से. जहाँ पहुँचे न कवि वहाँ पहुँचे रवि, इस प्रकार से है. लेकिन वकील जो होता है तार्किक होता है, स्वभाव से तर्क करते हैं. तो इसीलिए दोनों मैंने वो कवि लेखक का अलग रहना और वकील का अलग रहना वहाँ पर जेमिनी स्टूडियो में होता था. A neutral man in the assembly of Khadist and Khadist. गांधीवादियों और खादीवादियों के बीच में वकील जो है एक उदासीन व्यक्ति, न्यूट्रल व्यक्ति की तरह रहता था. Like so many of those who were close to the boss, उन दिनों में जैसा कि बहुत सारे लोग बॉस के नज़दीक आ गए, मतलब बॉस के बहुत ही घनिष्ठ बनते चले गए. He was allowed to produce a film. तो बॉस के तरफ से ऐसे लोगों को जो लोग क्लोज आ गए थे बॉस के, सबको अनुमति मिल गया फिल्म प्रोड्यूस करने का. And now a lot of raw stock and pancakes were used on it. Now a lot of raw stock and pancakes were used on it. यद्यपि बहुत सारे कच्चा पदार्थ और
पैनकेक के समान वहाँ यूज होते थे। नॉट मच केम ऑफ द फिल्म, लेकिन ज़्यादा फिल्में वकील साहब की नहीं आ रही थी। देन वन डे द बॉस क्लोज डाउन द स्टोरी डिपार्टमेंट। तब एक दिन बॉस जो है वह स्टोरी डिपार्टमेंट में आए। एंड दिस वॉज परहैप्स द ओनली इंस्टांसेस ऑल ह्यूमन हिस्ट्री, और शायद मानव इतिहास में यह पहली कोई उदाहरण होगी, वह लॉयर लॉस्ट हिज जॉब, जहाँ पर एक वकील अपने नौकरी को खो दिया, बिकॉज द पोएट्स वर आस्क्ड टू गो होम, क्योंकि वह कवियों को घर जाने के लिए छुट्टी दे दिया था। तो इस प्रकार से बच्चों, जिस प्रकार से उसने एक हीरोइन के का करियर को चौपट किया, तो उसका खुद का करियर भी बच नहीं पाया और उसकी करियर भी समाप्त हो गई। अब आगे देखिए। जेमिनी स्टूडियो वाज ए फेवरेट हंट ऑफ पोएट्स लाइक एस.डी.एच. जोगियार, संगू सुब्रमण्यम, कृष्णा शास्त्री एंड हरिनाथ चट्टोपाध्याय। उन दिनों में जेमिनी स्टूडियो में बड़े बड़े कवियों का अड्डा हुआ करता था, और हंट मतलब अड्डा होता है। और जैसे जिन कवियों में से कौन कौन है, एस.डी.एच. जोगियार हैं, संगू सुब्रमण्यम हैं, कृष्णा शास्त्री हैं और हरिन्द्रनाथ चट्टोपाध्याय हैं। It had an excellent mess which supplied good coffee at all time of the day. उस जेमिनी स्टूडियो में एक मेस भी चलता था, जहाँ पर दिन भर कॉफ़ी दी जाती थी, एंड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ नाइट, और रात में भी कॉफ़ी पीने वालों के लिए कॉफ़ी पेश किया जाता था। Those were the days when Congress rule meant prohibited meeting of the cup of coffee. उन दिनों में कांग्रेस की राज्य होता था, तो इसलिए हम लोगों को कॉफ़ी पी करके ही संतुष्टि करना पड़ता था, शराब इत्यादि रोक थी। वॉज रेदर सेटिस्फाइंग इंटरटेनमेंट, और लोगों को कप के कॉफ़ी पर ही मनोरंजन करना पड़ता था, उसी संतुष्ट होना पड़ता था। During the office boy and a couple of clerks, everybody else at the studio radiated leisure. एक ऑफिस बॉय को छोड़कर के और एक दो चार क्लर्क को छोड़कर के बाकी सारे लोग जो थे स्टूडियो के वह इसी मेस में आकर के अपना खाली समय बिताते थे। रेडिएट मतलब बिताना, और लेजर मतलब खाली समय। ए प्री रिक्वेस्ट ऑफ ए स्टोरी, और कुछ कविताएं इत्यादि पढ़ते थे। मोस्ट ऑफ देम और खादी एंड वर्शिप गांधी जी। अधिकतर लोग वहाँ खादी पहनते थे, गांधी जी की पूजा करते थे। बट बियॉन्ड दैट दे had not the faintest appreciation of political thought of any kind. लेकिन किसी का भी इसके अलावा कोई राजनीति लगाव नहीं था। मतलब वो लोग खादी वस्त्र पहनते थे, गांधी जी की पूजा करते थे, लेकिन राजनीति से उन लोगों का कोई किसी भी जेमिनी स्टूडियो के सदस्य का लगाव कोई नहीं था। They were all averse to term communism, क्योंकि ये लोग सारे साम्यवादी थे, साम्यवाद को मानते थे। एवर्स मतलब डूब जाना, मतलब कि ये लोग सभी साम्यवाद में डूबे हुए थे। एक कम्युनिस्ट वाज ए गॉडलेस मैन। साम्यवादी जो होता है वो नास्तिक होता है। ही हैड नो फिजिकल एंड कॉन्जुगल लव। उनका कोई माता पिता का या बच्चों का कोई प्रेम उनके पास नहीं होता है। फिलियल का मतलब होता है माता पिता संबंधित, कॉन्जुगल का मतलब होता है बच्चों संबंधित। तो इन दोनों संबंधित जो है कोई भी प्रेम इन कम्युनिस्ट लोगों में नहीं होता है। ही हैड नो कंपक्शन अबाउट किलिंग हिज ऑन पेरेंट्स एंड सिस्टर, सॉरी हिज चिल्ड्रन, मतलब सिस्टर नहीं लिखा हुआ है, चिल्ड्रन लिखा हुआ है। तो ही हैड नो कंपक्शन अबाउट किलिंग ऑफ हिज ऑन पेरेंट्स और हिज चिल्ड्रन, मतलब कि उन्हें उन लोगों को, जो लोग ऐसे समाज को मानते हैं, उन लोगों को अपने माता पिता तथा अपने बच्चों की भी हत्या करने में कोई पछतावा, कंपल्सन मतलब पछतावा, कोई पछतावा नहीं थी। He was always out of cause and spread unrest and violence among innocent and ignorant people. ऐसे लोग जो होते हैं हमेशा अनपढ़ और सीधे साधे लोगों के ऊपर अपना विचार थोपते हैं, तथा साथ ही हिंसा और हलचल को लोगों के बीच पैदा करते रहते हैं। ये लाइन को फिर से हम लोग पढ़ेंगे। He was always out of cause and spread unrest and violence. ये लोग हमेशा जो है हलचल और हिंसा को पैदा करते रहते हैं। Among innocent and ignorant people, मतलब कि अनपढ़ तथा
सीधे साधे लोगों के बीच। सच नोशन which prevailed everywhere else in South India at that time also। ऐसी मान्यता जो है दक्षिण भारत में उन दिनों बहुत फैली हुई थी। Naturally floated about vague among the khadi clad part of Gemini studio। निस्संदेह रूप से जितना जेमिनी स्टूडियो में सफेद वस्त्र पहनते थे सभी का विचार लगभग ऐसा ही था। एविडेंस ऑफ इट वाज सून forthcoming। और जो ऐसा आने वाले कई सालों तक ऐसा ही मान्यता रहा कि सामवाद जेमिनी स्टूडियो के सदस्यों के ऊपर हावी रहा। When Frank Buchman, Moral Armament Army, some 200 strong, visited Madras sometime in 1952। तो बच्चों आपको बताया थे कि 200 लोगों का एक दल आया था 20 देशों से, अलग अलग देशों से। तो उस दल का एक नाम था, उस क्या नाम था? फ्रैंक बचमैन जो था उसका हेड था। उस दल का 200 लोगों दल का एक हेड था फ्रैंक बचमैन। और उस दल का नाम क्या था? मोरल रीआर्मामेंट आर्मी, मतलब MRA। तो ये जो दल है वो मद्रास आए थे 1952 में। करीब 200 लोगों का एक दल आया था। They could not have found a warmer host in India than the Gemini studio। तो ये सारे जो लोग 200 लोग थे उनका भारत में कहीं भी कोई स्वागत नहीं हुआ जितना कि जेमिनी स्टूडियो में हुआ। Someone called the group an international circus। किसी ने कहा कि यह जो है अंतर्राष्ट्रीय सर्कस का कोई ग्रुप है। They were not very good on the trapeze and their acquaintance with animal was only at the dinner table। जब वे सारे लोग डिनर टेबल पर आए खाना खाने के रात्रि भोजन करने के लिए तो पता चला कि इन लोगों के पास न तो कोई शेर है न भालू है और न ही ये लोग शेर भालुओं से परिचित भी हैं। But they represented two plays in the most professional manner। लेकिन ये दो नाटक जो है बहुत ही सही तरीके से इन लोग 200 लोग आपस में खेले, मतलब आपस में ही 200 लोग मिल करके दो नाटक खेले। The Jantham Valley and the Forgotten Factor ran several shows in Madras and along with the other citizens of city। तो उन लोगों का दो नाटक जो था जिसमें जॉनथम वैली एंड फॉरगटन फैक्टर, ये दो नाटक रैन सेवरल शोज इन मद्रास में कई शो चला। एंड अलॉन्ग विद द अदर सिटीजन ऑफ द सिटी, और शहर के कई नागरिकों के बीच चला। जेमिनी फैमिली ऑफ 600 सॉ द प्ले ओवर एंड ओवर अगेन। और जेमिनी परिवार के जो 600 लोग थे वो इस नाटक को बार बार देखते थे। द मैसेज ऑफ प्ले वेर यूजुअली प्लेन एंड सिंपल। इस नाटक का जो मैसेज था वो सामान्य था और कोई ज़्यादा भारी भरकम या कोई ज़्यादा गहराई से समझने वाली मैसेज नहीं था। बट लेकिन द सेट एंड कस्ट्यूम्स वेर फर्स्ट रेट। कलाकारों को जो कपड़े पहनाए गए थे और जो सेट लगाई गई थी आपका स्टेज पर, वो एकदम पहले दर्जे का था। मद्रास एंड तमिल ड्रामा कम्युनिटी वेयर टेरिबली इम्प्रेस्ड। मद्रास और का सारा जो नाटक मंडली थी, नाटक समुदाय जो था, वो बहुत ही प्रभावित हुआ। एंड फॉर सम इयर्स ऑलमोस्ट ऑल तमिल प्ले हैड ए सीन ऑफ सनराइज एंड सनसेट इन द मैनर ऑफ जोथम वैली। और आने वाले कई सालों में तमिल नाटकों में और तमिल फिल्मों में सूरज उगने और सूरज डूबने का वही सीन को दोहराया जाता था जैसा कि जोथम वैली में दर्शाया गया है। मतलब कि बच्चों ये दो नाटक में जो दो सीन थे सूरज उगने और डूबने का, वह बहुत ही प्रचलित हो गया और जिसकी वजह से आने वाले कई तमिल फिल्मों में भी इस सीन को जबरदस्ती डाला गया, नहीं भी होना चाहिए था फिर भी डाला गया। विथ ए बाज स्टेज वाइट बैकग्राउंड कर्टेन एंड ट्यून प्लेड ऑन द फ्लूट। कैसा था वो सूरज उगने का सीन या डूबने का सीन कि स्टेज खाली हो, बेयर स्टेज, बाज नहीं है लिखा हुआ बेयर,
बेयारी, बेयर मतलब होता है खाली।